हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के टॉप 61 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सॉल्व कराए जाएंगे, वीडियो के लास्ट में उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी लिया जाएगा। इसीलिए जितने क्वेश्चंस आपको कराया जाए, आपको समझाया जाए, उनका आंसर अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा और जब उसका रिवीजन लिया जाए तो आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। दोस्तों, याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि संशोधित वन नीति कब आई थी तो याद रखिएगा 1988 में आई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो 2000 में पारित हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो याद रखिएगा 2002 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, जड़ों का विकास निम्न में से किससे होता है? ऑप्शन आपके सामने प्रांकुर से, ऑप्शन बी मूलांकुर से, ऑप्शन सी बीज पत्र से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूलांकुर से। दोस्तों, जब हम किसी बीज को बोते हैं तो बीज में से दो प्रकार का विकास होता है। एक तो जड़ों का विकास होता है और एक ऊपर की तरफ पौधे का विकास होता है। यहाँ पर जो जड़ों का विकास होता है वो बीज के मूलांकुर पार्ट से होता है, यानी कि नीचे की तरफ मूलांकुर होता है, और ऊपर का पार्ट जो विकसित होता है वो प्रांकुर से विकसित होता है, यानी कि पूरा पौधा जो ऊपर की ओर विकसित होता है वो प्रांकुर से विकसित होता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ी देर बाद इसको मैं आपसे फिर से पूछूंगा, इसका आंसर अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों, याद रखिएगा कि शांत घाटी केरल में है और यहीं पर भारत की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। इनमें से जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं थोड़ी देर बाद फिर से मैं पूछूंगा, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधों की पत्तियों में स्टार्च का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि पौधों की पत्तियों में स्टार्च का पता आयोडीन से लगाया जाता है, यानी कि आयोडीन का जो विलयन होता है उसमें स्टार्च वाली पत्ती को डाला जाता है। अगर ये पत्ती अपना कलर चेंज कर देती है तो ये माना जाता है कि इस पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति है, लेकिन अगर पत्ती अपना कलर चेंज ना करे इससे ये पता चलता है कि इसमें स्टार्च की उपस्थिति नहीं है। तो याद रखिएगा कि पौधों की पत्तियों में स्टार्च का पता आयोडीन से लगाया जाता है। इसे भी थोड़ी देर बाद आपसे पूछने वाला हूं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? ऑप्शन आपके सामने क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी यूनियन प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत धीरे धीरे इसका क्षरण हो रहा है। इसकी मात्रा कहे तो इसकी परत बहुत पतली होती जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। अगर आपसे पूछते हैं कब चलाया गया था तो याद रखिएगा 1987 में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब चलाया गया था तो याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में चलाया गया था और इसको लागू 2005 में किया गया था। अगर आपसे पूछते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्यों चलाया गया था तो याद रखिएगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या फिर ऑप्शन डी 5 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एपीकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर या फिर ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। दोस्तों याद रखिएगा कि रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है और मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मछली पालन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पीसी कल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पर्णहरिम में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन आपके सामने पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी फेरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें पर्णहरिम पाया जाता है और पर्णहरिम में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। दोस्तों याद रखिए कि ये ट्रिक मैंने आपको 10 बार बताया है। जो डेली वीडियोस को फॉलो करते हैं उन सभी को पता है कि मैंने क्या ट्रिक बताया है। दोस्तों सिंपल सा ट्रिक है, जब आप आलू और अरबी की सब्जी बनाएंगे तो जिन जिन चीज़ों का यूज़ आपसे किया जाएगा वो सारे तने हैं। यानी कि जब आप आलू और अरबी की सब्जी बनाएंगे तो आप आलू यूज़ करेंगे, आप अरबी यूज़ करेंगे, आप प्याज यूज़ करेंगे, आप लहसुन यूज़ करेंगे, आप हल्दी यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये पाँचों के पाँचों तना है। तो याद रखिएगा बार बार पूछा जाता है। और जो लहसुन होता है ये लहसुन भी तना होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता करता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या फिर ऑप्शन डी जिबरेलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिब्रेलिन। दोस्तों याद रखिए कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है। जो एथिलीन हार्मोन है ये फलों के पकने में सहायता करता है। और जो ऑक्सिन हार्मोन है ये अनिषेक फलन को दर्शाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि प्रकाशानुवर्तन की घटना को दर्शाता है। जैसे जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो सूरज की ओर क्यों घूम जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण। आगे बढ़ते हैं। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सीसा या फिर ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना। दोस्तों याद रखिएगा कि हॉलमार्क का चिन्ह सोने के उत्पादों पर लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा सोना है। आगे बढ़ते हैं। नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो नदियां होती है, नदियों का जो पानी होता है इसमें कभी कभी ऐसे शैवाल उग जाते हैं जो नीचे पानी में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको चूस लेते हैं। और याद रखिएगा कि जितने भी जीव इस दुनिया में हैं वो सब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर अन्य गैसों को छोड़ते हैं। यहाँ पर जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। कैसा ऑक्सीजन लेते हैं? इन पानी में घुले ऑक्सीजन को लेते हैं। जब ये शैवाल इन ऑक्सीजन को चूस लेते हैं तो इस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से अंदर के जीव मरने लगते हैं और इसी को एल्गी ब्लूम कहा जाता है या फिर हिंदी में सुपोषण कहा जाता है। यानी कि जब हम नदियों के जल प्रदूषण की माप करते हैं तो हम ऑक्सीजन की माप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मित्र पक्षी किस इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मोर, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी गौरैया या फिर ऑप्शन डी गिद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिद्ध। दोस्तों याद रखिए कि पर्यावरण मित्र पक्षी के रूप में गिद्ध को जाना जाता है। याद रखिए कि जो गिद्ध हैं ये दिन ब दिन विलुप्त होते जा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा किसके कारण विलुप्त हो जा रहे हैं, याद रखिएगा डाइक्लोफिनेक के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि डाइक्लोफिनेक का जो प्रयोग किया जाता है वो जानवरों में जो दर्द होता है उसके निवारण के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये जानवर मरने लगते हैं तो गिद्ध आकर इसको खाते हैं और जब गिद्ध खाते हैं तो ये क्या होता है कि ये गिद्ध धीरे धीरे मरने लगते हैं। और याद रखिएगा कि इसीलिए डाइक्लोफिनेक को जो है गिद्धों के विलुप्तीकरण का जो कारण है वो माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, याद रखिएगा 2006 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन। एशियाई शेर सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी मानस नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिर नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिए कि गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है और यहीं पर सबसे अधिक एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जंगली भैंसे कहाँ पाए जाते हैं, तो मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो असम में है और मानस नेशनल पार्क भी असम में है। अगला क्वेश्चन, अंगूर शर्करा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी माल्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। दोस्तों याद रखिए कि ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा यानी कि ग्रेप शुगर कहा जाता है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर यानी कि फलों की शर्करा कहा जाता है और सुक्रोज को चीनी की शर्करा या फिर गन्ने की शर्करा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। पहला है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केबुल लामजाओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केबुल लामजाओ मिजोरम। उससे याद रखिए कि दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये भी बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो केबुल लामजाओ मिजोरम है ये गलत है। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाले धुएं में प्रमुख प्रदूषक कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो वाहन होते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें कौन सा प्रदूषक सबसे प्रमुख होता है। तो याद रखिएगा कि प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ही दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक प्रदूषक है? ऑप्शन आपके सामने फ्रीऑन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी डीडीटी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, एक होता है गुणात्मक प्रदूषक और एक होता है मात्रात्मक प्रदूषक। जो गुणात्मक प्रदूषक होते हैं ये प्रदूषक ऐसे होते हैं कि इनका गुण ही ऐसा होता है कि अगर वो वातावरण में रहेंगे तो वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे अगर फ्रीऑन वातावरण में होगा तो बिल्कुल हानिकारक होना है। जो डीडीटी है इसकी मात्रा भी उपस्थित होने से ही दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमारे वायुमंडल में होना भी जरूरी है, लेकिन अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रात्मक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण क्रांति बैगन उत्पादन। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि गोल क्रांति का संबंध जो है वो आलू उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कृष्ण क्रांति है इसका संबंध बैगन उत्पादन से नहीं है बल्कि पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं तब भी आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी सिनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। तो याद रखिए कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग नाम से ही देखा जा सकता है कि ये कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सोयाबीन उत्पादन में प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि जो मध्य प्रदेश है ये सोयाबीन और दालों के उत्पादन में
पहला स्थान रखता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखिएगा गुजरात है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिर शेर परियोजना 1973। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर दिया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, बिल्कुल सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, बिल्कुल सही है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो गिर शेर परियोजना है ये 1972 में आया था, 1973 में नहीं आया था। याद रखिए कि अगर आपसे पूछते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था या फिर बाघ परियोजना कब आया था, तो 1973 में आया था। दोनों क्वेश्चन अलग है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिए कि प्रतिवर्ष जो साइबेरियन सारस है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रजनन करने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं, इसीलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने है एक दिशीय, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय या फिर ऑप्शन डी उभयदिशीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिशीय। दोस्तों याद रखिए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य मंडल। दोस्तों याद रखिए कि वायुमंडल की सबसे जो ठंडी परत होती है वो मध्य मंडल होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तारों का टूटना और उल्कापिंड गिरना जैसी घटनाएं किस वायुमंडलीय परत में होती है, तो मध्य मंडल में ही होती है। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने चक्रवात, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी सुनामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप। दोस्तों याद रखिए कि भूकंप मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पोषक, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। दोस्तों याद रखिए कि पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पौधा होता है, पौधों की जो जड़ें होती हैं, इसके माध्यम से पौधों की पत्तियों तक और पौधों के विभिन्न भागों तक जो जल और खनिज लवण होते हैं इनको पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और जब ये भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बन जाता है तो इस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी बनरघट्टा द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे अधिक तितलियां बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं और याद रखिएगा कि जो बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हल्दी, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। दोस्तों याद रखिए कि लाइकेन से ही लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण संकेतक किसे माना जाता है, तो लाइकेन को माना जाता है। और याद रखिए कि जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 फरवरी, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च या फिर ऑप्शन डी 22 अप्रैल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च। दोस्तों याद रखिए कि विश्व गौड़िया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन मानक के अनुसार कितने प्रतिशत वनों का होना उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 24.56%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 44% या फिर ऑप्शन डी 50%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। दोस्तों याद रखिए कि पर्यावरण संतुलन के मानक के अनुसार अगर 33% भाग पर वन की उपस्थिति है तो ये माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे अधिक अच्छा है। लेकिन याद रखिए कि वन रिपोर्ट 2018 को जब 2019 में प्रस्तुत किया गया था, इसके अंतर्गत भारत में वर्तमान में टोटल 24.56% भाग पर ही वनों की उपस्थिति है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस वन रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में टोटल कितने प्रतिशत भागों में वन है तो आपका आंसर हो जाएगा 24.56% भाग पर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है तो याद रखिएगा मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिए कि हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में है और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने डेसिबल, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी ओम या फिर ऑप्शन डी हॉर्स पावर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉप्सन। दोस्तों याद रखिए कि ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है याद रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में स्टार्च का पता किससे लगाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को मैं फिर से पूछने वाला हूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन में भी बताया था, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछने वाला हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, एथलीट फुट बीमारी किससे फैलता है? तो कवक से फैलता है, इसे भी मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, जड़ों का विकास निम्न में से किससे होता है? तो मैंने आपको समझाया था कि जड़ों का विकास जो होता है वो बीजों के मूलांकुर पार्ट से होता है और प्रांकुर पार्ट से पौधों के ऊपर के भागों का निर्माण होता है। तो ये छोटा सा रिवीजन था वीडियो के बीच में, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी जीरोफियर, ऑप्शन सी क्रिएलोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीरोफाइट्स। दोस्तों याद रखिए कि मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है, मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवरों को जीरोफियर कहा जाता है और ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती है उनको क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। और याद रखिए कि जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है? ऑप्शन आपके सामने है कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन बी भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी वेटली पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेटली पुरस्कार। तो याद रखिए कि वेटली पुरस्कार को ही कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा वेटली पुरस्कार को ही ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है और इसे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फलों के पकने में सहायता करता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। दोस्तों आप सभी को पता है कि फलों के पकने में एथिलीन हार्मोन जो है वो सहायक होता है। कभी कभी आपके सामने कैल्शियम कार्बाइड का ऑप्शन दिया जाएगा तो आप कैल्शियम कार्बाइड पर ही टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही आंसर बताना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1966-67। दोस्तों या तो आपके सामने 1966-67 का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर 1967-68 का ऑप्शन दिया जाएगा। तो उनमें से जो भी होगा उस पर आपको टिक करना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा वर्गीस कुरियन को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पेड़ों की आयु का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी वार्षिक वलय या फिर ऑप्शन डी जड़ों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वार्षिक वलय। तो याद रखिएगा कि जब हम पेड़ों को काटते हैं उसके ऊपर हल्के हल्के घेरे दिखाई देते हैं और इन घेरों को ही वार्षिक वलय कहा जाता है और इसी के आधार पर पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाश्मों की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चट्टानों की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस 10 दिसंबर। उससे याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता बल्कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इको मार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने धन, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी शिक्षा या फिर ऑप्शन डी वस्तुओं की गुणवत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। तो याद रखिएगा कि अगर किसी उत्पाद पर अगर मिट्टी के घड़े का जो इको मार्क लगा रहता है तो इससे ये पता चलता है कि इस उत्पाद से हमारे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होने वाला है। तो याद रखिएगा कि इसका संबंध पर्यावरण से है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय कृषि आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि आयोग। दोस्तों याद रखिएगा कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1976 में किया गया था और पर्यावरण का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों मुझे पता है आप सभी का आंसर पहले ही माइंड में आ गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी निकेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है, उससे अंदर वाले पार्ट को मेंटल कहा जाता है और सबसे बीच वाले पार्ट को क्रोड कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो क्रस्ट है यानी कि जो ऊपर की पपड़ी है, इसमें कौन सा तत्व, कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो नमी होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं और इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु दबाव मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वायु दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मई। दोस्तों यहाँ पर लगातार 3 महीने हैं, मार्च, अप्रैल और मई। याद रखिए कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है, आपको बताना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी गलत यहाँ पर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लाइकेन जो है ये सहजीवी संबंध दर्शाता है, यानी कि सहजीविता दर्शाता है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम परजीविता दर्शाता है, बिल्कुल सही है। कबूतर और गिलहरी सहभोजिता दर्शाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर बांस खाता है? ऑप्शन आपके सामने भालू, ऑप्शन बी पांडा, ऑप्शन सी खरगोश या फिर ऑप्शन डी गेंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडा। तो याद रखिए कि पांडा एक ऐसा जानवर है जो बांस खाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है तो याद रखिएगा ज्वाइंट पांडा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वायु प्रदूषण संकेतक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन। तो याद रखिए कि जहां पर भी वायु प्रदूषण होता है, अगर वहां पर लाइकेन की उपस्थिति होता है तो ये लाइकेन अपना कलर चेंज कर देते हैं और इसी से पता चल जाता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने कुल्लू घाटी, ऑप्शन बी शांत घाटी, ऑप्शन सी पूर्वी घाटी या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांत घाटी। दोस्तों थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है और शांत घाटी कहां पर है? याद रखिएगा केरल में है। अगला क्वेश्चन, लौंग निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फल या फिर ऑप्शन डी पुष्पकली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पकली। दोस्तों याद रखिए कि लौंग को पौधों की पुष्पकली यानी कि फूलों की कली से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने देहरादून, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज। दोस्तों याद रखिए कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में स्थित है और इस क्वेश्चन को हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन सर्वप्रथम कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1961, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। दोस्तों याद रखिए कि जो रामसर सम्मेलन है वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था और इसका संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है, यानी कि जो दलदली भूमि होती है इसके संरक्षण से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, तो याद रखिएगा टोटल वर्तमान में 46 रामसर साइट्स है। अगला क्वेश्चन, आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बांस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस या फिर ऑप्शन डी बबूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टस। दोस्तों याद रखिए कि जहाँ पर भी यूकेलिप्टस का पौधा होता है या पेड़ होता है ये क्या करता है, यहाँ के पास की जो पूरी मिट्टी होती है ये पूरी बंजर हो जाती है, इसीलिए इसे आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे फैलता है? ये क्वेश्चन पहले मैं 2 बार पूछ चुका हूँ। अगर आपका कॉन्सेंट्रेट भंग नहीं हुआ है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण मित्र धातु किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी प्लेटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। दोस्तों इससे पहले मैंने पूछा था कि पर्यावरण मित्र पक्षी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था गिद्ध है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण मित्र धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम है। और ये भी बताया था कि पृथ्वी के भूप्रकृति पर सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जून, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 1 अक्टूबर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। दोस्तों याद रखिए कि 26 नवंबर को ही श्वेत क्रांति का जनक जो कि वर्गीस कुरियन है, इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और याद रखिए कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? ऑप्शन आपके सामने, केवल पत्तियों में, ऑप्शन बी केवल तनों में, ऑप्शन सी केवल जड़ों में, या फिर ऑप्शन डी पूरे पौधे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूरे पौधे में। दोस्तों जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और अगर पूरे पौधे का ऑप्शन ना दिया जाए, बाकी तना, जड़ और पत्तियों का ऑप्शन दिया जाए तो आप आंसर करेंगे पत्तियों में। लेकिन अगर पूरा पौधा वाला ऑप्शन आपके सामने दिया जाए तो आप पूरे पौधे पर ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, रक्त में किसकी अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फ्लोराइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी आर्सेनिक, या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर हमारे ब्लड में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। लोहे की अधिकता होने पर लोहा महता और लोहे की कमी होने पर यानी कि जो आयरन है उसकी कमी होने पर हमें एनीमिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, टोटल हम लगभग 61 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उन सारे क्वेश्चन का अभी रिवीजन करने वाले हैं। तो मेरा आप सभी का आंसर मुझसे पहले आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। मैंने आपसे पूछा था कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। पृथ्वी के यानी कि पपड़ी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम है। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अंगूर शर्करा किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर आपके सामने दिया गया था कि लाइकेन में सहजीवी संबंध पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में परजीवी संबंध पाया जाता है, कबूतर और गिलहरी में सहभोजिता जो संबंध है वो पाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं में प्रमुख प्रदूषक कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आगे दिया गया है, मैंने ये भी बताया था कि दाजिकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे मैंने बताया था कि कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। आगे मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, गिर शेर परियोजना 1972 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तो मैंने आपको बताया था 1952 में आई थी। सबसे अधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है, स्टार्च यानी कि हिंदी में मंड कहा जाता है। रिक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो मध्य मंडल होती है। आगे बढ़ते हैं। पर्णहरित में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो मैग्नीशियम मौजूद होता है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो डॉप्सन में मापी जाती है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है। पर्यावरण संतुलन मानक के अनुसार कितने प्रतिशत वनों का होना उपयुक्त माना जाता है, तो 33% वनों का होना उपयुक्त माना जाता है। विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, तो मैंने आपको बताया था जो पादप की वृद्धि में जिब्रेलिन हार्मोन सहायता करता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो तना है। ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया था, तो मैंने आपको बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। रेशम पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेर सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है पाए जाते हैं। पर्यावरण मित्र पक्षी इनमें से किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था गिद्ध को कहा जाता है। नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है, तो ऑक्सीजन की माप की जाती है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, तो सोने के आभूषणों पर लगाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वायु प्रदूषक संकेतक कौन सा था? तो मैंने बताया था लाइकेन था। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में पाई जाती है। कौन सा जानवर बांस खाता है? तो ज्वाइंट पांडा या फिर रेड पांडा जो है वो बांस खाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो पूरे पौधे में होती है। रक्त में किसकी अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था रक्त में अगर नाइट्रेट की अधिकता होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मित्र धातु किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम को कहा जाता है। आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पादप कौन सा है? तो याद रखिएगा बांस है। रामसर सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ प्रभावी हुआ, कब प्रभावी हुआ था? 1971 में प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस राज्य में है, किस नगर में है? तो प्रयागराज में है। आगे बढ़ते हैं। इको मार्कस संबंध किससे हैं? तो पर्यावरण से हैं। पेड़ों की आयु का पता किससे लगाया जाता है? तो वार्षिक वलय के आधार पर लगाया जाता है। कौन सा हार्मोन फलों के पकने में सहायता करता है? तो याद रखिएगा एथिलीन करता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी। ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा व्हिटली अवार्ड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट्स कहा जाता है। जड़ों का विकास निम्न में से किससे होता है? तो मूलांकुर से होता है। एथलीट फूड बीमारी किससे फैलता है? तो कवक से फैलता है। अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है। पौधों की पत्तियों में स्टार्च का पता किससे लगाया जाता है? तो आयोडीन से लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? आपको कमेंट में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन, लौंग निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? इसी को भी आपको कमेंट में बताना है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को रिविजन जरूर कर लीजिएगा। मुझे पता है आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन आते होंगे पहले से और कुछ क्वेश्चन नहीं आते होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले रिविजन कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।